अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब। मैं हूं सैयद रज़ी। नाजरीन, मुल्क भर में मानसून का सीज़न जारी है और अब तक हलाकतों की तादाद 670 तक पहुंच चुकी है, जबकि 80 से 90 अफराद बताए जा रहे हैं कि ताहाल लापता हैं, जबकि 1000 के करीब अफराद के ज़ख्मी होने की भी तफसीलात सामने आ चुकी हैं। और हुकूमत की जानिब से क्या इकदाम किए जा रहे हैं, ख़ासतौर पर वफाकी हुकूमत की अगर बात की जाए तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ और इजलास में फैसला किया गया कि वफाकी काबीना अपनी 1 माह की तनख्वाह अतिया करेगी खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरीन को। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की समर हारून बलोच साहिबा। समर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। समर साहिबा, वहाँ पर जो इस वक्त सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, क्या सूबाई हुकूमत उससे नंबरदाज़मा हो सकती है? क्या वाकई वहाँ पर रिलीफ के काम सूबाई हुकूमत कर सकती है? आपको क्या लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस स्केल पे ये हादसा हुआ है और ये हम सब मानते हैं कि ये एक आसमानी आफत हमारे सूबे पे टूट पड़ी है पख्तूनख्वा के ऊपर, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि बाद में जब हम डिलिब्रेशन करेंगे, डिस्कशन करेंगे तो पता चलेगा कि कुछ इसमें इंसानी शॉर्ट कमिंग्स, एडमिनिस्ट्रेटिव शॉर्ट कमिंग्स भी थी। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब का जो बयान आया है कि वी डोंट नीड एनी हेल्प, हम सब कुछ हम खुद कफ़ील हैं, तो आई थिंक ये इंतहाई बचकाना और इंतहाई गैर माकूल बयान है, क्योंकि जिस स्केल पे तबाही हुई है ऐसी स्केल की तबाही हमने पहले कभी भी नहीं देखी। हज़ारों की तादाद में लोग बेघर हैं, घर मिस्मार हो गए, बाज़ार सारे तबाह हो गए, बाज़ारों में करोड़ों रुपए का सामान तबाह हो गया है। बहुत सारे जो माल मवेशी थे वो इस सैलाबी रेले में बह गए हैं और उनकी डेड बॉडीज़, क्योंकि ऑब्वियसली पहला फोकस था इंसानी लोगों को बचाना, फिर इंसानी डेड बॉडीज़ निकालना, तो वो सारे पानी में गंदी बीमारियां फैल रही हैं। और हर तरफ से, क्योंकि बारिश रुक तो नहीं रही, आज भी बारिश हुई है, अगले 2-3 दिन भी बारिश एक्सपेक्टेड है, तो जो वहाँ पे जो अफेक्टेड लोग हैं उनकी जो तकलीफ़ है उसमें किसी किस्म की कमी नहीं आई। हर बंदा, चाहे वो फलाही तंजीमें हों, वो अफवाज पाकिस्तान हो, पुलिस हो, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया हो, इसमें मैं कहूँगी कोई हुकूमत और कोई अपोजिशन नहीं है। जिसकी जितना बसली है, जिसका जितना ज़ोर है, बस है, वो लगे हुए हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। लेकिन वी ऑल नीड टू बाइंड टुगेदर एज अ कंट्री। इसमें ये कह देना कि जी मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले तो इस सूबे का एक तैयारा ही क्रैश होके तबाह हो गया है, उसमें 5 शहादतें हुई हैं। अब आपको अगर तैयारा चाहिए होगा इस तरह की रेस्क्यू मिशंस के लिए, किसी न किसी को हंगामी हालत में एयरलिफ्ट करने के लिए, तो इनको फेडरल हुकूमत का तैयारा नहीं मांगना पड़ेगा या वो देंगे नहीं। हर किसी को कोऑपरेट करना चाहिए और इस नाजुक मोड़ के ऊपर हमें कम से कम सियासत नहीं करनी चाहिए। आज बारिश इस कदर ज़्यादा हुई है कि पूरा पेशावर आई थिंक शाम 3-4 बजे तक इनंडेटेड था। उस पानी में कचरा भी बह रहा था, उस पानी में सूरज भी बह रहा था। अब ये ऐसी बातें हैं कि ये एक ज़िला कंट्रोल नहीं हो रहा, 2 नहीं हो रहे, 10 नहीं हो रहे, ये अब बाकी ज़िलों में भी आ गया है। तो आई थिंक इसमें बहुत कॉन्सनट्रेटेड और बहुत लॉन्ग टर्म एफर्ट लगेगा। ये 1-2 दिन या 1-2 हफ्तों की बात नहीं है कि इतनी जल्दी इतने ज़्यादा अरबों रुपए का जो नुकसान है उसकी तलाफ़ी हो सकेगी। अच्छा समर साहब, वज़ीर आज़म की जानिब से आज ऐलान किया गया कि वफाकी काबीना की 1 माह की तनख्वाह जो है वो अतिया की जाएगी। क्या ये ऐलान काफ़ी है या मज़ीद इकदामात होने अभी वफाकी हुकूमत की जानिब से? देखिए, वफाकी हुकूमत NDMA के साथ और प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो सेल है क्लोजली मॉनिटर कर रही है सिचुएशन ऑन ग्राउंड। PMLN के सूबाई सदर और जो वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम साहब हैं वो पहले दिन से ग्राउंड में हैं। वो हर रोज़ मुख्तलिफ फ्लड हिट एरियाज़ में जा रहे हैं, रिलीफ मिशन खुद दे रहे हैं और जो वहाँ पे शॉर्ट कमिंग्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब को बजाते खुद रिपोर्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक वफाक अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा जहाँ जहाँ और ज़रूरत होगी। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि अमीर मकाम साहब दौरा कर रहे हैं, लेकिन जो मुतासिरीन हैं वहाँ से तो इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, वो कह रहे हैं कि दौरे ज़रूर हो रहे हैं वफाकी वुज़रा के, सूबाई वुज़रा के, लेकिन इमदाद नज़र नहीं आ रही।
देखिए जी, ये पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पे टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं यहाँ पे सियासी पॉइंट स्कोरिंग करूँ तो मैं सूबाई हुकूमत को वो कर दूँ। देखिए वहाँ पे वेदर बहुत एडवर्स है, वहाँ पे आपको पता है फ़िज़ाई जो इमदाद थी वो तो जाते जाते हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। अब इसी रोड के रास्ते से जो कई जगहों पे लैंडस्लाइडिंग हो गई है, कई जगहों पे रोडें बह गई हैं, इसी रास्ते से इमदाद जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ ये बहुत एक स्लो और लेबोरियस प्रोसेस होगा। और आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं ये कहना चाहूँगी कि माजी में जो हमने गलतियाँ कर दी हैं वो गलतियाँ दो तीन हैं। एक तो जी डिफॉरेस्टेशन अलार्मिंग रेट के ऊपर हुई है और खैबर पख्तूनख्वा में और इन अजला में बिलखसूस एक टिम्बर माफिया ऑपरेट करता है। आई थिंक पाकिस्तान के हर जो जर्नलिस्ट है या जो कदावर शख्सियात हैं उनको इस टिम्बर माफिया को अब हेड्स ऑन लेना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि जी अगर आप पानी के बहाव में रिवर के अहाते में कंस्ट्रक्शन करेंगे, चाहे रेजिडेंशियल चाहे कमर्शियल, तो फिर जब इस तरह का हाई टाइड आता है तो वो सब कुछ बहा ले जाता है। जिन लोगों की अमवात हो गई हैं, जिनके नुकसान हो गए, जिनके घर कारोबार तबाह हो गए, मेरी सूबाई हुकूमत से रिक्वेस्ट होगी और फेडरल गवर्नमेंट से भी कि सब इकट्ठे बैठ के अब इनकी रीलोकेशन प्लान करें। जो पूरे पूरे गाँव तबाह हो गए, अगर आप वापस इसी जगह पे उनको कंस्ट्रक्ट करेंगे इसी पानी के रास्ते में, तो साल बाद 2 साल बाद खुदा न खास्ता 3 साल बाद हमें फिर इस तरफ का हादसा देखना पड़ेगा। बिल्कुल मुसद्दिक मलिक की जानिब से इस जानिब तवज्जो भी दिलाई गई है कि पानी के रास्तों में जो आबादियां हैं उनको किसी और जगह पर जो है मुंतकिल किया जाए। बिल्कुल लॉन्ग टर्म इसका यही सोल्यूशन है। और जब तक, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, इनके छोटे छोटे घर हैं, ये इनकी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी थी जो बह गई है। कुछ तो ऐसे गांव हैं कि पूरे पूरे गांव तबाह हो गए। बुनेर में 150 बच्चों का स्कूल था, स्कूल बिल्कुल तबाह हो गया। लोकल लोगों के पास या लोकल जो वहाँ पे इदारे हैं उनके पास इतनी पसली नहीं है कि वो खुद अपनी मदद आप पे अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। इन इलाकों में दवाइयाँ ख़त्म हैं, जो बच्चों की स्पेशली इन्फेंट्स का पीने का दूध है वो सारा तबाह हो गया है। फ्रेश वेजिटेबल्स नहीं है, जैसे मैंने आपको कहा माल मवेशी वो सारे बह के मर गए। तो देयर इज़ मैनी, हर रोज़ एक नई आफत आती है और जब तक बारिश का सिलसिला रुकता नहीं है तो सही प्रॉपर तरीके से जो आप कह सकते हैं रिहेबिलिटेशन प्रोसेस वो नहीं स्टार्ट होगा। अच्छा समर साहिबा, कुछ सियासी बात कर लेते हैं। सीनियर साहब हैं सुहेल वड़ाइच, उनकी जानिब से मशवरा दिया गया है बानी पीटीआई को कि अगले इलेक्शन तक खामोश रहें। आप क्या समझती हैं उनकी तरफ से ये मशवरा क्यों दिया गया है? क्या आगे चलकर मामला सीधे हो सकते हैं? देखिए जी, सुहेल वड़ाइच साहब ने क्यों कहा, क्या कहा, ये मुझे नहीं पता। इस कॉलम में सुहेल वड़ाइच साहब ने ये भी कहा था कि माफ़ी मांग लें, क्योंकि देखिए ना, एक आपने एक जुर्म किया है। 9 मई को आपने स्टेट के ख़िलाफ़, मुल्क के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़ एक बगावत की है। जब उस बगावत में आप पकड़े गए तो 2 तरीके होते हैं, या आप उसकी सज़ा काटें, आप माफ़ी मांग लें, क्योंकि कल को अब खुदा ना खास्ता ये जो हम फ्लड हिट एरियाज़ की बात करें, यहाँ पे अब रेस्क्यू रिलीफ में तकालीफ है, मुश्किलात है, वेदर की वजह से मुश्किलात है। अब कल को लोग वहाँ पे जलाओ घेराव शुरू कर दें, या ये तो हर सियासी पार्टी, हर पॉलिटिकल वर्कर, जब भी कभी किसी पे कोई मुश्किल घड़ी आएगी तो फिर लोग इस तरह इदारों के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़, मुल्क के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे। तो अगर फिर इनकी जो बड़ी लीडरशिप है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की संजीदा लीडरशिप है, वो अगर माफ़ी मांग ले तो फिर आई थिंक सारी पॉलिटिकल पार्टीज उनको सपोर्ट करेंगी। अच्छा समर साहिबा, अगर खान साहब खामोश रहते हैं, जैसा कि सुहेल वड़ाइच साहब की जानिब से कहा गया कि अगले इलेक्शन तक खामोश रहें, तो क्या मुज़ाकरात की राह हमवार हो सकती है? और इस वक्त तातुल कहाँ है? देखिए जी, खान साहब के खामोश रहने या ना खामोश रहने से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। खान साहब अपनी पार्टी में किसी को पावर डेलीगेट करें। जो उन्होंने चेयरमैन बनाए हुए हैं, बैरिस्टर गौहर साहब एक शरीफुन नफ्स इंसान है, वेल रिस्पेक्टेड इंसान है, उनको या जिस किसी को भी वो देना चाहते हैं, अपनी किसी फैमिली मेम्बर को देना चाहते हैं, उनको वो अथॉरिटी दे के जो रूलिंग पार्टीज़ हैं उनके साथ बैठे मुज़ाकरात करें। हर चीज़ का, बड़ी बड़ी आलमी जंगों का जो एंड होता है ना, वो निगोसिएशन टेबल पर होता है। खान साहब बज़िद हैं कि मैंने निगोसिएशन टेबल पे नहीं बैठना, तो वो खामोशी करें या ना करें, रखें या ना रखें, इससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। लेकिन जब तक वो निगोशिएटिंग टेबल पर नहीं आएंगे उनके मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। अच्छा, इस जो मामलात इस वक्त जिस नहज पर पहुँच चुके हैं, आप समझती हैं क्या इसका हल इस वक्त कौमी हुकूमत है?
नहीं जी, आई डोंट थिंक। देखिए, हुकूमत अभी भी जो है वो एक बहुत इंक्लूसिव हुकूमत है। इस हुकूमत की इत्तेहादी जो हैं वो बहुत सारी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। कौमी हुकूमत क्या है? अब मैं पख्तूनख्वा से बिलोंग करती हूँ, आप कोई सिंध से बिलोंग करता है, कोई बलूचिस्तान से बिलोंग करता है, हम सब इसी मुल्क के रहने वाले हैं। हम जब अपनी पार्टी में मिलते हैं तो हम अपने सूबों के लिए, अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एक पार्टी एक ही रीजन को या एक ही सूबे को रिप्रेजेंट करती है। हम हर पार्टी में, आई एम श्योर इसी तरह पीटीआई में लोग होंगे जो अपने अपने सूबों की, अपनी अपनी अजला की बात करते होंगे। कौमी हुकूमत, हाँ, अगर वोट इस तरीके से पढ़े और लोग इस तरीके से आए कि एक पार्टी गवर्नमेंट नहीं बना सकती तो फिर मिलके गवर्नमेंट बना ले, जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं उन पे अगर हम चलें तो आई थिंक उसमें कोई देखते हैं कि आने वाले दिनों में सियासी सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती। समर हारून बलोच साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, यहाँ वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे समर हारून बलोच साहिबा से, और उनकी जानिब से कहा गया कि इमदादी काम जो है वहाँ पर जारी हैं खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन चेयरमैन NDMA की जानिब से जो बताया गया है कि सबसे ज़्यादा अमवात खैबर पख्तूनख्वा में रिपोर्ट हुई हैं 392। इसके अलावा बड़ी तादाद में अफराद वहाँ पर ज़ख्मी भी हैं और इमदादी सरगर्मियाँ वहाँ पर जारी हैं। क्या सूरत हाल है रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की, इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शौकत साहब, जो मुतासरीन सैलाब हैं उनकी जानिब से ये शिकवा किया जा रहा है कि इमदादी काम जो है वो स्वयं सुस्त रवि का शिकार हैं। आप वहाँ मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है, बताइए ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो ये कुदरती आफात आई हैं और तकरीबन 5-6 अजला को हिट किया है और बड़े पैमाने पे नुकसानात भी हुए हैं, मकानात भी गिरे हैं। इवन जो बाजार है बेले बाबा पीर बाबा वाला, वो बड़ा हिट हुआ है और काफ़ी मतलब डैमेजेस हुए हैं और जानी नुकसानात बहुत ज़्यादा हुए हैं। बुनेर में, शांगला में, स्वात में, मानसेरा में, बटाग्राम में, लोअर दीर में। तो 1-2 दिन हुए हैं अभी और 2 दिनों के अंदर पूरी कोशिश की है सूबाई हुकूमत ने और उसकी मशीनरी ने कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा सके, जो लोगों को बचाया जा सकता था उनको बचाने की पूरी कोशिश की गई है। इसी तरह जो लोग मलबे तले दबे थे उस पर भी बड़ा तेजी से काम हुआ। लेकिन जाहिर बात है, देखें, लोगों के शिकवे ये तो रहेंगे। वो इसलिए रहेंगे कि उनका जिसका घर बार तबाह हुआ है, जिसका पूरा खानदान चला गया है, उसको अगर आप 10 स्टैंड भी दे दें कि जी स्टैंड में आप रहें, तो वो तो बेचारा कभी भी ना खुश हो सकता है ना उसकी, क्योंकि वो बहुत मुश्किल से गुजर रहा है। इसी तरह सूबाई हुकूमत इस दफ़ा तो बहुत ही क्विक रिस्पांस दिया है अली अमीन गंडापुर की हुकूमत ने, क्योंकि मैं तो काफ़ी अरसे से इस हुकूमतों में भी रहा हूँ और लेकिन इस दफ़ा जो रिस्पांस दिया है वो इसलिए खास था कि खुद अली अमीन इसको मॉनिटर करता रहा पूरा दिन। मैंने देखा कि वो कंट्रोल रूम उन्होंने बनाया था CM हाउस में, फिर दूसरे दिन फौरन पहुंचे, वो बुनेर भी पहुंचे, स्वाद भी पहुंचे, जो मुतासर अजला थे खुद गए, खुद निगरानी की। तो मेरे ख्याल से सूबाई हुकूमत जो है या कोई भी हुकूमत हो, जो कुदरती आफात होते हैं उसको कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन जो डैमेजेस है और उसके बाद लोगों की जो बहाली है उसमें अपना रोल अदा कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये बहुत हौसला अफजा बयान है उनकी तरफ से। उन्होंने कहा है कि मैं एक एक घर बना कर दूंगा, तो मेरे ख्याल से ये अच्छी बात है। अगर उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मुझे वफाक की तरफ से या शौकत सूबों साहब, की एक तरफ एक से घर कोई बनाकर मदद आती, देंगे, कोई फंडिंग मुख्तस की गई है इसके लिए मुतासर इलाकों के लिए? जी अभी देखें सर्वे तो हो शुरू है और 3 अरब रुपए जारी भी कर चुके हैं। कल अली अमीन गंडापुर साहब उन्होंने, देखे, उनके प्राइम मिनिस्टर ने उनको फोन किया है, सिंध के वजीर आला ने किया है, पंजाब के वजीर आला ने किया है, बलूचिस्तान के वजीर आला, और सब ने कहा जी हम आपके साथ हैं। अब प्रैक्टिकली भी होना चाहिए ना। प्रैक्टिकली ये है कि आप उनके सूबाई हुकूमत के साथ कोऑर्डिनेट करें। जो इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है वो बनाने की ज़रूरत है। और मैं एक सुन रहा था कल एक टीवी पे, तो जो वफाक के नुमाइंदा था उन्होंने कहा कि अभी तक हमें सूबाई हुकूमत ने नहीं कहा है कि हमें क्या क्या चीज़ ज़रूरत है। तो इसमें बताने की ज़रूरत तो इसलिए नहीं है कि सारी दुनिया को पता होता है कि जब इस तरह की डैमेजेस होते हैं तो उसमें क्या चीज़ ज़रूरत होती है, उसमें इमदाद की ज़रूरत होती है, उसमें लेकिन कैश शौकत अमाउंट की यूसुफजई साहब, ज़रूरत। गुज़िश्ता रोज़ अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम खुद कफील हैं, हमारे पास इतने फंड्स हैं कि हम इससे निपट सकते हैं इस आफत से। नहीं देखिए, मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ कि
ये दबंग बयान था उनका, और बड़ा हौसला मिला इससे लोगों को। उन्होंने कहा कि कोई मदद करे या ना करे, हम अपना, क्योंकि देखें इस अलीमीन गंडापुर ने 1 रुपए का कर्जा नहीं लिया अभी तक, लेकिन उन्होंने अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ठीक किया है और उसकी वजह से वो बड़े कॉन्फिडेंट है। अभी प्राइम मिनिस्टर को चाहिए, दीगर वज़रा आला को चाहिए जिन्होंने कहा है कि जी हम आपके साथ खड़े हैं, उनको चाहिए कि वो इस मुश्किल की घड़ी में, क्योंकि ये सारा एक ही पाकिस्तान है, अगर एनडीए में काम करता है या पीडीए में काम करता है या कोई और इदारे आके काम करते हैं तो एक ही पाकिस्तान है। बाजोड़ में पाक फौज के जवान पहुंचे, उन्होंने वहां पे हेल्प किया, तो ये सब एक कोऑर्डिनेशन एफर्ट्स होनी चाहिए और हो रही है। एफर्ट्स तो और मेरे मैं ख्याल तो से यही की उम्मीद गई हैं रखता शौकत यूसुफ सईद साहब। वजीर आजम ने, वफाकी काबीना ने 1 माह की तनख्वाह अतिया कर दी है। नहीं, मैं 1 माह की तनख्वाह से तो खैर कुछ नहीं होगा। असल चीज ये है कि देखिए हमें पूरी तरह सीरियस लेना पड़ेगा। जब आप एक एक घर बनाने की बात करते हैं ना, तो उसके लिए बड़ा पैसा चाहिए। वो हो सकता है कि खरब तक पहुंच जाए, क्योंकि देखिए आपका जितना बजट है ना, जो तरक्याती बजट है, हम्म। तो ऑलमोस्ट उससे डबल इस पे खर्चा आएगा। क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे तबाही, लोग देखिए ज्वेलरीज की दुकानें तबाह हुई हैं, और पूरा पूरा बाजार जो है मलिया मीट हुआ है, स्कूल गिरे हैं, घर मकानात तो अलग बात है, पूरी सड़कें कट गई हैं। तो देखिए आपने एक साल साल में आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है और वो मिनटों के हिसाब में पानी में बह गया है। तो उसके लिए अब आप उसको एक देखें ना, लोग सब्र भी नहीं कर सकते हैं ना। ये जो बंदा मुश्किल में हो गया उसको आप कैसे कहेंगे कि आप सब्र करें? लेकिन रातों रात सड़क भी नहीं बन सकती है, रातों रात घर भी नहीं बन सकता। अगर किसी एक घर को भी आप तामीर करेंगे तो आपको पता है कि 6 महीने 7 महीने बिल्कुल लगते हैं। बिल्कुल वक्त लगेगा। तो अच्छा लोगों की, शौकत साहब, चेयरमैन एनडीएमए की तो मैं जानिब ये से कह रहा हूँ कि चेयरमैन जी, एनडीएमए की जानिब से आज जो कहा गया उसके मुताबिक जो सूरत हाल इस वक्त वहाँ पर मौजूद है इससे मज़ीद संगीन हो सकती है, क्योंकि 2 मानसून के सिस्टम अभी मज़ीद आने हैं वहाँ पर। तो इस हवाले से कोई इकदाम किए गए कि उनसे किस तरह निपटा जाएगा, क्योंकि अभी तो सूरत हाल पहले ही बड़ी ख़राब है। देखिए जो हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे इदारे बने हैं पीडीए में, उनकी तरफ से तो ऑलरेडी जो अलर्ट है वो जारी हो चुका है। लेकिन जो क्लाउड बस्टर्स इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, उसको तो दुनिया में कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ना उसकी प्री अनाउंसमेंट की जा सकती है, ना कोई बता सकता है कि जी कब बिजली गिरेगी, कब क्या होगा। वो तो कोई आला बना नहीं है अभी तक। लेकिन जो आम चीज़ें हैं, देखिए हमने पहले भी कहा था, जिस वक्त जब स्वात का वाकया हुआ तो उस वक्त बड़ी तनकीद हुई सूबाई हुकूमत पर, लेकिन उन्होंने जो एक्शन लिया कि जो नदी नालों के पास जो मकानात बने थे वो उन्हें गिरा दिए। बड़ा कहा गया कि जी देखें ये नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन ये मकानात गिरा रहे हैं, कारोबार तबाह कर रहे हैं। देखिए हम सबको सोचना चाहिए मेरे ख्याल से। जितने भी अगर हम इस तरह के काम करते हैं, फिर कल हम किसी और पे ये डालते हैं, तो मेरे ख्याल से हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये है कि वो कभी अलाउ ना करे इस चीज़ को, कि वो नदी नालों के पास। दूसरा ये जो जंगलात की कटाई है ना, इस पे तो मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगनी चाहिए, और एक कौमी काज बनाया जाए कि जी हमने दरख्त लगाने हैं। और स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, आम आदमी मसाजिद के अंदर, कि भाई कोई भी आदमी जो है ना, हर बंदा वो अपने हिस्से का एक दरख्त लगाए, ठीक है, हर क्योंकि फर्द ने ग्लोबल अपना वार्मिंग हिस्सा जो है। डालना होगा। शौकत यूसुफ सईद साहब, टाइम कम है तो कुछ सियासी बात भी कर लेते हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं सुहेल वड़ाइच, उनकी जानिब से मशवरा दिया गया है खान साहब को कि अगले इलेक्शन तक वो खामोश रहें। तो आप समझते हैं कि ऐसा मुमकिन है और मामला बेहतर हो सकते हैं इससे? देखिए वाडा साहब का तो मैंने सुना था कि वो पेशेंगोइयाँ करते हैं और वो किसी के मैसेजेस भी देते हैं, लेकिन ये जो वड़ाइच साहब है ना, इसके ये तो बहुत बाइस रहे हैं शुरू से। इनके तो सामने आप आपको इमरान खान लगता है की ये भी बात किसी करें का तो, मैसेज दे रहे हैं आपको? नहीं नहीं मैसेज नहीं, ये अपनी अहमियत बढ़ा रहे हैं। मैं देखिए मैं बड़ी इज्जत करता था इनकी, लेकिन ये जिस तरीके से बाइस है ना, मुझे हैरत हो रही है कि इमरान खान का नाम सुनते ही उनका खून खोल उठता है। तो क्या फायदा ऐसे लोगों की बात करना या उनका जिक्र करना? वो कोई मशवरा भी दें, कोई भी करें, तो इससे इसका कोई फायदा नहीं है। अगर वो न्यूट्रल होते, देखें मीडिया तब उसकी अहमियत होती है जब वो न्यूट्रल बात करे। लेकिन जब वो बाइस होकर बात करे ना, तो फिर वो मीडिया नहीं रहता है, फिर तो वो पर्सनल वो रहता है। मुझे तो कभी भी सुहेल वड़ाइच साहब की एक दफ़ा बल्कि 2 दफ़ा उन्होंने मेरा इंटरव्यू करना चाहा। उन दिनों में मिनिस्टर भी था और किसी काम की वजह से मैं नहीं उनको टाइम दे सका, लेकिन मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, अभी भी करता हूँ। और लेकिन जब वो जिस तरह मैं उनके जो कमेंट सुनता हूँ, वो इतना बाइस होकर बात करते हैं ना,
तो उससे मुझे बड़ी हैरत हुई कि इतना बड़ा जर्नलिस्ट और इतना बड़ा वो आके आके छोटी-छोटी बातों पे आई डोंट नो उनकी क्या चलें वो शौकत होगी साहब, ग्रीवेंस। बायस्ड ही सही जैसा कि आप कह रहे हैं, तो क्या ऐसा मुमकिन है, खामोश रह सकते हैं खान साहब अगले इलेक्शन तक? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि इमरान खान खामोश रहे। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, अगर माहौल बन जाता, कोई नेगोशिएशन हो जाती, कोई ऐसी चीज़ निकल आती, तो वो तो पार्टी फैसला करती। लेकिन मसला ये है कि हुकूमत ने कोई कोशिश भी नहीं की। आप देखें कि जिस तरह शुरू से पकड़-धकड़ हो रही थी, वो आज भी है। पंजाब के अंदर कोई भी सियासत नहीं कर सकता। वही मिनी मार्शल लॉ वहाँ लगा हुआ है। तो इसके लिए माहौल बनाना पड़ता है और हुकूमत के ऊपर ये ज़िम्मेदारी आती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर हुकूमत वाक़ई सिद्ध के दिल से चाहे कि इस मुल्क को आगे ले जाना है, क्योंकि मुल्क जो है वो रुक चुका है, उसकी तरक्की रुक गई है। हमें हमें 33,000 अरब का कर्ज़ा तो अब छोटे मुख्तसर अरसे में शहबाज हुकूमत ने ले लिया है। अब इसके बाद ये कहते हैं कि जी हमने मईशत हमारी तरक्की कर गई, तो आप देखें कि आपकी ग्रोथ रेट क्या है, आपका जो एक्सपोर्ट है वो गिर गया है, आपके कारखाने बंद हो रहे हैं, आपके पास बिजली नहीं है, आपके पास आप ₹1 का रिलीफ आवाम को नहीं दे सकते। आपने क्या किया है? और उल्टा वहाँ से बैठ के अली अमीन गंडापुर के ऊपर बरसाते हैं कि जी ये काम नहीं हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में कुछ नहीं हो रहा है। भई आके यहाँ देखें तो सही ना, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक कारनामा जो इन्होंने किया है, जो हम्म। सेहत कार्ड दिया है, जिसके ऊपर लिवर ट्रांसप्लांट फ्री, जिसके ऊपर दिल का ऑपरेशन फ्री, मतलब ये वो कारनामे, गुर्दे का ट्रांसप्लांट फ्री, जो एक आम आदमी घर बेचकर कर सकता था, गरीब, उसको आज फ्री ये ट्रीटमेंट मिल रही है। तो ये काम कम है, ये दुनिया में कहाँ ऐसा हो रहा है? बगैर दुनिया में जो होता है वो तब होता है जब वो टैक्स देते हैं, उनका टैक्स का पैसा जमा होता है, तब जाके उनको सहूलत मिलती है। पाकिस्तान में तो टैक्स भी नहीं देते हैं कोई। इसके बावजूद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपनी किटी से लोगों को ये सहूलत दी है। तो मेरे ख्याल से जो खैबर पख्तूनख्वा जो कर रही है, अगर यही पंजाब कर ले, यही सिंध कर ले, तो ये भी काफ़ी होगा। लेकिन वो सिर्फ़ तनकीद, अभी इस वक़्त भी तनकीद होती है कि जी हमें तो कोई बता ही नहीं रहा है। भई आपको क्यों पता है? ये पाकिस्तान नहीं है क्या? आप खुद आए ना, प्राइम मिनिस्टर आए, देखें इतनी बातें हो गई हैं। आपका वज़ीर दाखिला नहीं आ रहा है, आपका प्राइम मिनिस्टर नहीं आ रहा है, आपका कोई ओ भाई कर क्या रहे हैं इस मुल्क के साथ आप? क्यों मुल्क में इतनी तफरीक पैदा कर रहे हैं? देखते ये हैं कि हमारा सूरत खून कोई हाल क्या सस्ता तो रुख नहीं। इख्तियार करती है आने वाले दिनों में। शौकत यूसुफजई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो माहौलियाती तब्दीली के हवाले से बात करें, उससे निपटना किस तरह है, इस पर हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा। बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक नाजरीन। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की जानिब से आज वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से ज़्यादा नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त, सैलाब की वजह से भी। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि पिछले कई रोज़ से क्लाउड बर्स्ट का सामना करना पड़ रहा है खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसकी वजह से नुकसानात ज़्यादा हुए हैं। ये सूरत हाल क्या है, मौसमियाती तब्दीली की वजह से कितना नुकसानात जो हैं वो हमें सामना करना पड़ सकता है उनका, और उसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर माहौलियात डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा, जैसा कि चेयरमैन NDMA की जानिब से कहा गया कि क्लाउड बर्स्ट की वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ है, ये क्लाउड बर्स्ट असल में है क्या, और इसकी रोकथाम के लिए कुछ किया जा सकता है? जी, क्लाउड बर्स्ट बेसिकली कहीं पे भी अगर 100 मिलीमीटर से ऊपर बारिश चंद घंटों में रिकॉर्ड की जाए, उसको आप क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। और अगर साइंटिफिकली मैं इसको एक्सप्लेन करूं, तो जब गर्मी शदीद पड़ती है और उस गर्म हवा में जब नमी का तनासुब ज़्यादा होता है और वो हवा थोड़ी सी ऊपर उठती है और ठंडी हवा से टकराती है, तो ये क्लाउड बर्स्ट जैसा मामला होता है। और इसके अलावा आपकी मानसून का जो स्पेल है वो भी अगर वहां मौजूद हो, तो इसलिए बादल शदीद जो है वो बरसते हैं और उसको क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। तो NDMA के चेयरमैन बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ट्रिगर होता है। हमारा जो साउथ एशिया का पूरा वेदर सिस्टम है, ये बे ऑफ बंगाल से जो मानसून सिस्टम है, ये सारा डिस्टर्ब हो चुका है। आपको भी पता है इस साल जरा जल्दी दाखिल हुआ पाकिस्तान में, क्योंकि हवा का दबाव इस तरह का हुआ कि जल्दी दाखिल हो गया। तो एक तो ये क्लाइमेट चेंज है, शदीद गर्मी भी क्लाइमेट चेंज की वजह से पड़ी, और ये क्लाउड बर्स्ट जो है या बिजली शदीद होना, बिजली का गिरना, थंडरस्टॉर्म्स, ये सब क्लाइमेट चेंज जो है ये ट्रिगर कर रहा है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये मौसमियाती तब्दीली का पाकिस्तान इतना क्यों मुतासिर हो रहा है, उससे क्या वजह है?
देखिए हम लोग पाकिस्तान इसलिए मुतासिर हो रहे हैं कि एक तो हमारी ज्योग्राफी ऐसी है, हम इंडियन ओशन के करीब हैं, अरेबियन सी हमारे साथ लगता है, हमारे पास सहरा भी है, फिर पहाड़ी सिलसिला जो हमारा खित्ता है इसकी ज्योग्राफी की वजह से। दूसरी बात ये कि यहाँ पॉपुलेशन डायनामिक्स जो गुर्बत भी है और पॉपुलेशन आपकी डिपेंड करती है नेचर पे, नेचुरल सोर्सेज पे, जो जैसे पानी का सिस्टम है, जंगलात हैं, तो इस वजह से हम ज़रा ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। हालाँकि इस खित्ते की कंट्रीब्यूशन बहुत कम है टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज का जो मसला है वो आपके अमीर ममालिक ने क्रिएट किया है, पाकिस्तान ने क्रिएट नहीं किया, लेकिन हम सबसे ज़्यादा मुतासिर इलाकों में से हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अर्बन फ्लडिंग की भी जो है वो मिसालें सामने आ रही हैं, ख़ास तौर पर जो बड़े शहर हैं वहाँ पर भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नज़र नहीं आ रही। छोटे शहरों के हवाले से अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो है वो अर्बन फ्लडिंग की रोकथाम के लिए क्या इकदाम उठाए जा सकते हैं? देखिए, अर्बन फ्लडिंग का मसला जो है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज तो क्लाउड बर्स्ट करता है, लेकिन जो अर्बन फ्लडिंग होती है, उसमें ज़्यादा हमारी अपनी मिसगवर्नेंस होती है। वो हाउसिंग सोसाइटीज़ जो दरियाओं के और नदियों के और पहाड़ों से आने वाले नालों के ऊपर उनका रास्ता काट कर बनाई जाती हैं, तो जब क्लाउड बर्स्ट जैसा मामला होता है, तो पानी अपना रास्ता लेने आता है। बेसिकली हम पानी के रास्ते में नहीं, पानी जो है वो अपने रास्ते पर, हम पानी के रास्ते में, पानी अपना रास्ता लेने आ रहा है। तो वो जो कंस्ट्रक्शन हुई होती है दरिया को काट के, वो उसकी वजह से तबाही ज़्यादा होती है। दूसरी बात ये कि जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है वो है ही नहीं। जो कंस्ट्रक्शन हुई हुई है वो बिल्कुल फ्लड प्लेन के ऊपर है, सारा गंद भी हम उसी दरिया में डाल रहे हैं। तो ये सारा डिज़ास्टर जो है इसमें कहीं न कहीं हमारी अपनी मिसगवर्नेंस भी है। और फिर जंगलात बिल्कुल हमने बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ हमने जैसा कि देखा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से कहा गया कि जो पानी के रास्ते हैं वहाँ पर आबादी जो है मौजूद है, जिसकी वजह से ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा, और आज मुसद्दिक मलिक की जानिब से भी यही बात की गई। जी, बिल्कुल। और ये बहुत खुशाइंद है कि आपके फेडरल मिनिस्टर ने भी ये बात कही है और उन्होंने ये भी कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये पूरे मुल्क के लिए एक सानहा है, ये जो खैबर पख्तूनख्वा में फ्लडिंग आई है, और वो कोशिश करेंगे कि जितने ये प्रोजेक्ट्स मुख्तलिफ होते हैं क्लाइमेट चेंज से निमटने के लिए, उनको एक जगह इकट्ठा करें और बैठ के एक ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाएँ जिससे पूरी आवाम को हम फ़ायदा दे सकें, ना कि अलग-अलग प्रोजेक्ट्स हों जिनका पता भी ना हो इन्वेस्टमेंट कहाँ आ रही है, कहाँ लग रही है। तो ये खुशाइंद है और केपी गवर्नमेंट का भी ये फैसला अगर इन्फोर्स हो जाता है, तो आइंदा आने वाले सालों में हम इतने बड़े पैमाने पे डिजास्टर से कम आबादियों को महफूज रख सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहबा, क्या पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि दुरुस्त पेशगोई की जा सके मौसम के हवाले से कि आने वाले दिनों में किस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है? अभी चेयरमैन एनडीएमए की जानिब से कहा गया है कि 2 सीज़न मजीद आने को हैं। जी, आपके पास जो लोकल प्राइवेट सेक्टर है और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कंपनीज़ हैं कुछ, उनके पास बहुत अच्छे टेक्नोलॉजीज़ और वो उसको यूटिलाइज़ करते हुए वेदर डेटा अच्छा प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, उनकी कैपेसिटीज़ थोड़ी लिमिटेड हैं, तो अगर वो कोलैबोरेट कर लेते हैं, इंक्लूडिंग एनडीएमए, इन लोगों के साथ, तो हम अपनी कैपेसिटी बहुत अच्छे से एनहांस कर सकते हैं। कैपेसिटी मौजूद है, सिर्फ़ अभी कोलैबोरेशन की थोड़ी कमी है। अगर वो आने वाले कुछ महीनों में हो जाती है, तो हम आपका ये जो डेटा है, जो साइंटिफिक डेटा है, वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं रिगार्डिंग वेदर सिस्टम चेंज, और ये जो जितने बादल आते हैं, कहाँ बड़ा सिस्टम बन रहा है, कहाँ बारिश तेज हो सकती है, वो एग्जैक्ट प्रिडिक्शन में हेल्प हो सकती है हमारी। क्या अच्छा डॉक्टर साहब, क्या एग्जैक्ट प्रिडिक्शन की जा सकती है या नहीं? देखिए, क्लाउड बर्स्ट, या मैं मिसाल ऐसे देती हूँ, इस्लामाबाद में कुछ महीने पहले इतनी शदीद यालाबारी हो गई थी, इतने बड़े-बड़े साइज़ का वो हेल स्टॉर्म का साइज़ था कि कितनी तबाही हुई थी। हम ये तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे बारिश का बड़ा सिस्टम मौजूद है या कहाँ पे शदीद बारिश एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये प्रिडिक्ट करना कि एग्ज़ैक्टली क्लाउड बर्स्ट किधर हो सकता है, ये अभी हमारे पास सिस्टम्स मौजूद नहीं है। बड़े-बड़े ममालिक के पास ये सिस्टम्स अभी मौजूद नहीं हैं। क्या वजह है कि ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता? देखिए, ये अभी भी दुनिया में जो है क्लाइमेट साइंस को उस तरह से सीरियस नहीं लिया जाता। आपके बड़े-बड़े अमीर ममालिक जो हैं वो कहते हैं क्लाइमेट तो है ही नहीं, चेंज है ही नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है। एक तो ये बड़ी वजह है कि साइंटिस्ट को जो रुकावटें हैं, लेस फाइनेंसिंग की, लेस फंडिंग की, उस वजह से इस चीज़ पे जो है वो जैसे रिसर्च होनी चाहिए, वैसे रिसर्च का फुकदान है। दूसरी बात ये कि इन सारे सिस्टम्स को, ये बड़े-बड़े रडार सिस्टम्स, ये बड़े-बड़े सैटेलाइट डेटा, हर मुल्क का अपना वेदर सैटेलाइट होना चाहिए। वो गरीब ममालिक हमारे जैसे कितने को अफोर्ड कर सकते हैं, फंडिंग और इन्वेस्टमेंट नहीं है हमारी। तो इस वजह से ये मामलात हैं जिसकी वजह से हम उस तरह से एफिशिएंट सिस्टम नहीं नस्ब कर सके, जिस तरह से डेवलप कंट्रीज़
अपने मुल्क में कर लेते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस। डॉक्टर साहिबा, जैसा कि आपने कहा कि रिसर्च का फुकदान है, तो पाकिस्तान को ऐसे कौन से इकदामात करने की ज़रूरत है रिसर्च के हवाले से भी, और इसकी रोकथाम के लिए कि आने वाले दिनों में मौसमियाती तब्दीली का कम से कम सामना करना पड़े पाकिस्तान को? रिसर्च और पॉलिसी को आपस में कनेक्ट करें। जो भी पॉलिसी मेकिंग की जाती है उसके लिए बेसलाइन रिसर्च होनी जरूरी है। जैसे कि अब आपको पता है हमारे मुल्क में एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट कर दिया जाता है ऐसे लैंड में जहाँ पे कंक्रीट और एस्फॉल्ट की कंस्ट्रक्शन कर दी जाती है, जबकि हमें पता है कि हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करती है, लैंड यूज मैनेजमेंट प्लान नहीं है। फिर हमारे मुल्क में ये जो हाउसिंग सोसाइटीज का मसला है, और ये ओवरसीज पाकिस्तानीज इतना इन्वेस्ट कर देते हैं, बाद में इन्वेस्टमेंट उनकी डूबती है। क्यों है? हमने अपने मुल्क में कोई क्लाइमेट स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान ऑफ एक्शन बनाया ही नहीं। फिर हमने रियल एस्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को ऑन बोर्ड लिया ही नहीं। फिर हमारी 64 से 70% तक यूथ बल्ज है। हम जो जॉब मार्केट भी क्रिएट करते हैं रिसर्च या डेवलपमेंट सेक्टर में, उसके लिए 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं, और यंगस्टर्स के लिए हमने जॉब मार्केट में जॉब्स छोड़ी नहीं। तो जब ये सारे मामलात होते हैं, यंगस्टर्स के पास आइडियाज होते हैं, इनोवेशन होती है, जब इंगेजमेंट नहीं करेंगे तो फिर आपका ये पॉलिसी रिसर्च गैप और ये ब्रेन ड्रेन मुल्क से, ये सारे मामलात फिर होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आवाम की आगाही के लिए क्या करना होगा? हमने देखा है कि बहुत से लोग उन हिस्सों में जाके तफरी कर रहे थे जहां पर खतरात ज़्यादा थे। देखिए, मुझे अफसोस के साथ मैं अभी किसी भी चैनल पे बात करूं तो मुझे एक नैरेटिव के लिए लड़ना पड़ता है। अभी भी आपके मुल्क में बड़े बड़े सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो कि क्लाइमेट चेंज को मानने से इनकार कर देते हैं। तो जब इस तरह का मामला हो जिसमें साइंटिफिक एविडेंस भी मौजूद है लेकिन आप मान ही नहीं रहे, तो वहां पे प्रॉपर कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क स्ट्रैटेजी बनाई जाए, फेडरल गवर्नमेंट बनाए और कनेक्ट करे विद प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, क्योंकि ये 18th अमेंडमेंट के बाद क्लाइमेट चेंज इज योर प्रोविंशियल सब्जेक्ट और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में स्कैटर्ड है। हर डिपार्टमेंट की अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि अवाम तक, एक आम किसान तक वो पॉलिसी अपनी कैसे पहुंचाते हैं, ताकि उनको पता हो कि क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है और हमें इससे लड़ना है और ये क्यों हो रहा है। तो वो कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क बनाने की इस वक्त बहुत जरूरत है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, हमने पाकिस्तान में ये देखा है कि कलील मुद्दती जो प्लान्स हैं वो बनाए जाते हैं। तवील मुद्दती अगर प्लान्स की बात की जाए तो अगर 10 से 20 सालों की बात की जाए तो पाकिस्तान को कौन से ऐसे इकदामात हैं जो कि करने की ज़रूरत है मौसमियाती तब्दीली के हवाले से? देखिए, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। हमारी शॉर्ट टर्म प्लानिंग की वजह से ही हम एनर्जी क्राइसिस से सफर करते हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम सफर करता है, और अब हम क्लाइमेट चेंज पे भी सफर कर रहे हैं। तो जो पॉलिसी और प्लानिंग है वो उसको लॉन्ग टर्म होना चाहिए और होलिस्टिक होना चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी हर डिपार्टमेंट, हर मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, लिंक्ड है। उसके लिए जरूरी ये है कि हम अभी देखें कि हम जो भी इंटरवेंशन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम आज इतने फीसद दरख्त लगा दें, 40% किसी एक एरिया पे स्लोप पे लगा दें, और हम ये देखें कि इन दरख्तों को लगाने से अगले 10 साल में क्या होगा, मॉडल करें उस चीज को, मॉडलिंग लेकर आए, एक्सपर्ट्स को लाने की जरूरत है। आपकी पॉलिसी और प्लानिंग तब तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक उस फील्ड के एक्सपर्ट्स पॉलिसी प्लानिंग का हिस्सा नहीं होते। वो मॉडल्स बनाते हैं अगले 10 साल, 20 साल, 30 साल को, और वो आपको गाइड करते हैं कि अगर आप ये पॉलिसी ऑफ एक्शन लेकर आएंगे तो इससे अगले चंद सालों में आपको क्या फायदा मिलेगा। तो हमें 2 या 3 या 4 साल की पॉलिसी बनाने से बेहतर है हम अगले 10, 20 और 30 सालों की प्लानिंग करें, ताकि हमारे मुल्क को उसका फायदा भी हो। उम्मीद यही करते हैं डॉक्टर साहिबा के हुकूमत और अवामी सतह पर माहौलियाती तब्दीली को संजीदा लिया जाएगा। हमारे साथ डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से होने वाली मुलाकात की। वेलकम बैक नाजरीन। हाल ही में एक अहम मुलाकात हुई है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से। इस मुलाकात को बड़ा अहम तस्वुर किया जा रहा था, लेकिन हमने देखा कि जो इस मुलाकात का अहम मुद्दा था, यानी यूक्रेन और रूस के दरमियान जंगबंदी, उसमें कोई पेशरफ्त हम नहीं देख सके। इसकी क्या वजह है? इसके अलावा नाजरीन, हम बात करेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में जो गर्मजोशी देखी जा रही है, इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर बैनुल अक़वामी उमूर डॉक्टर आजम साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, पुतिन और ट्रंप की होने वाली मुलाकात को आप किस जाविये से देखते हैं और ख़ासतौर पर इसके खित्ते पर क्या असरात मुरतब होते हुए देख रहे हैं आप?
देखिए, इसके दुनिया पे असरात होंगे, जिसका जो इम्पैक्ट है वो फिर हमारे खित्ते पे और दूसरों में भी होगा। तो उस हवाले से तो यकीनन अहम है, लेकिन मेरे ख्याल में जितनी अहम इसको ट्रंप साहब समझते थे, दुनिया में और कोई नहीं समझता था। अब उनका ये कमाल है कि वो हर चीज़ को जो है वो हाइप बना देते हैं, और वो ट्वीट शीट करके फिर सारा मीडिया जो है वो वही लफ्ज़ इस्तेमाल करके हिस्टोरिक वगैरह इस्तेमाल करता है। बट दैट डजंट रियली मेक इट दैट। जो मुलाकात हुई प्यूटिन साहब के दरमियान और ट्रंप साहब के दरमियान, वो यकीनन प्यूटिन साहब की एक तरह से बहुत बड़ी विक्ट्री थी। और अगर कोई अमेरिका को एज अपोज टू ट्रंप उसमें मिला, तो ये मिला कि प्यूटिन ट्रंप साहब ने कोई ऐसी बात नहीं कर दी जिससे उनका रिट्रैक्ट करना मुश्किल हो जाए। मेरे ख्याल में एक और अहम जो मुलाकात है, शायद उससे ज़्यादा अहम, उससे ज़्यादा हो या ना हो लेकिन उस पर उसका असर पड़ता है, वो है जो अब आज होगी आपके प्रोग्राम के कुछ घंटों बाद, और उसकी आज शाम तक और कल तक हम गुफ्तगू सुनेंगे। जो ज़ेलेंस्की साहब जो यूक्रेन के लीडर हैं, उनकी मुलाकात होगी ट्रंप से वाइट हाउस में। और हम सबको याद है कि जब पिछली बार ये मुलाकात हुई थी तो उसमें क्या हरकतें हुई थी ट्रंप साहब की तरफ से भी, उनके वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से भी। एक तरह से एक लीडर को जो है वो पब्लिकली उसको ना सिर्फ प्रेशर में डालना, लेकिन एक तरह से तजलील होना, और सो ऑन सो फोर्थ। और तो उसमें हमें नजर ही आ रहा है कि बाकी जो यूरोपियन कुछ लीडर्स हैं वो भी आना चाहते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट कि वो उसकी रिपीट हो जाए। सो जहाँ तक ट्रंप और प्यूटिन की मुलाकात थी, मेरे ख्याल में दैट वाज मोर हाइप कह लें, शोबदाबाजी कह लें, जो लफ्ज़ आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। ऐसी नहीं है कि अहम नहीं है, बहुत अहम है। जब भी रशिया का लीडर अमेरिका के लीडर से मिलेगा वो अहम होगा, ख़ुसूसन अमेरिकन सॉइल पे मिलेगा वो अहम होगा। लेकिन उसकी हाइप उस नौइयत की थी, जो आपको याद होगा पहली टर्म में जब ट्रंप साहब मिले नॉर्थ कोरिया के लीडर से, और सारी दुनिया ने टीवी रोक दी कि जी आज शायद दुनिया बदल जाएगी। लेकिन दुनिया इतनी जल्दी बदलती नहीं है, ख़ुसूसन इन मामलात में। तो डॉक्टर साहब, जो आप कह रहे हैं कि आज होने वाली मुलाकात ज़्यादा अहम है, उसमें क्या मुख्तलिफ लबो लहजा नज़र आएगा हमें डोनाल्ड ट्रंप का माजी की निस्बत? ये मैं मुलाकात के बाद आपको बताऊंगा। डोनाल्ड साहब का जो लबो लहजा है वो तो उस मोमेंट पे डिपेंड करता है ना, और उन्होंने क्या नाश्ते में खाया, उनका उस वक्त क्या मूड है, किसी ने क्या बात कर दी। यही जो अनप्रडिक्टेबिलिटी है, ये मेरे ख्याल में दुनिया को तशवीश में डाल रही है कि एक आलमी लीडर जो है वो इतना ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल हो गया, चाहे इसमें हो या टेरिस के मामले में हो। लेकिन अच्छा। आई थिंक लोग ऑन एज बैठे हुए हैं। ज़ेलेंस्की साहब खुद भी ऑन एज बैठे हुए हैं कि अब जी मैं सूट पहनूं या ना पहनूं, टाई पहनूं या ना पहनूं। कि और उसका उसका नुकसान ये है कि जो अहम चीज़ है, एक जंग हो रही है इस वक्त, और बहुत बड़ी जंग हो रही है, बड़े ममालिक के दरमियान हो रही है। ट्रंप साहब ने इस वक्त प्रॉबली इस मुलाकात में पुश करना है जो उन्होंने प्यूटिन से सुना है। प्यूटिन साहब की इस वक्त जो है बर्तरी है मैदान में, जंगी हवाले से यूक्रेन के ऊपर। और प्यूटिन साहब ने अपना जो है वो डिमांड बड़ा क्लियर कर दिया, और वो ये है कि वो कहते हैं जी लैंड स्वैप। स्वैप का मतलब ये है कि मैं जो हूँ यूक्रेन की कुछ ज़मीन ले लूँ, कुछ इलाके ले लूँ, क्योंकि मैं हमेशा से ये समझता हूँ कि वो यूक्रेन के नहीं हैं, वो रूस के ही हैं। क्राइमिया वो पहले ले चुके हैं, और एक तरह से एक बफर बन जाए बिटवीन यूरोप एंड रशिया। सो रशिया तो क्लियरली अपनी मिलिट्री जो सुपीरियॉरिटी है उसको जिताना चाहता है, और वो उसने बड़ा क्लियर कर दिया ये चाहता। इन अ वे ट्रंप साहब अब पुश करेंगे उसको कि जी, और उन्होंने ऑलरेडी, हमने उनके बयान से देखा है कि ये जी नागुजीर हो गया। क्योंकि ट्रंप साहब की रिलेशनशिप जो है वो प्यूटन से या नेतन्याहू से इस किस्म की है कि इन अ वे वो उनके मिसरी बन जाते हैं गुफ्तगू करते हुए। ट्रंप साहब का इंटरेस्ट ये है कि वट एवर द टर्म्स में बी, उनको उसमें इंटरेस्ट कम है, इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा है कि मैं जो हूँ डेमोन्स्ट्रेट करूँ कि मैंने ये जंग रोक दी। उन्होंने इस पे इतने वादे किए हैं, इतनी गुफ्तगू की है कि ही वॉन्ट्स टू बी सीन एज द पर्सन जिसने किसी भी कीमत पे एक सीज फायर कर दिया। यूरोप बाकी का मसला ये है, और यूक्रेन का, कि वो सीज फायर अगर चाहते भी हैं तो किसी कीमत पे नहीं चाहते। सो उनकी अपनी, क्योंकि यूरोप के लिए तो ये हमसाई की जंग है ना, उनके बिल्कुल साथ की जंग है। सो दैट इज़ वेयर ये जो ट्राइपैट्रिएट रिलेशनशिप है। और अगर मेरी गुफ्तगू में कोई सिनिसिज्म था ट्रंप और प्यूटिन की मुलाकात के बारे में, वो इसलिए था कि उसमें जो बड़ा फरीक है वो तो मौजूद ही नहीं था। मानी यूक्रेन, या आप बाकी यूं भी देख लें, लेकिन खुसूसन यूक्रेन। सो दैट इज़ वाई आज की मुलाकात जो अहम है। और उसमें जो आपका सवाल था, बोथ ट्रंप साहब क्या कहते हैं हमें नहीं पता, और हमें ये भी नहीं पता कि ज़ेलेंस्की क्या कहते हैं, कि ज़ेलेंस्की भी उस साय में आएंगे ना उस पिछली मुलाकात के, और जो सारी कार्रवाई हुई है इंक्लूडिंग मिलिटरीली ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स।
अच्छा डॉक्टर साहब, इस मुलाकात पे जो कि पुतिन और ट्रंप के दरमियान हुई, भारत और भारतीय मीडिया का बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। यहाँ तक कह दिया गया कि पुतिन ने मुलाकात नहीं करी ट्रंप से, बल्कि उनके लुकअलाइक ने मुलाकात करी है। जी, आई एम सॉरी, आपकी आवाज़ कट गई थी आखिर में। अच्छा डॉक्टर साहब, जो भारत का शदीद रद्द-ए-अमल खासतौर पर मीडिया की तरफ से सामने आया है, उसकी क्या बुनियादी वजह हो सकती है? ये कह दिया कि असली पुतिन नहीं थे जिन्होंने मुलाकात करी है डोनाल्ड ट्रंप से। अच्छा, आई डोंट नो, मैंने ये नहीं देखी कि ये खबरें इंटरनेट पे मिलती हैं। ट्विटर पे लोग कई बार कहते हैं कि जी पुतिन साहब जो हैं वो अपने बॉडी डबल भेजते हैं। आई हैवंट सीन दैट, मैंने कोई उसकी कोई ऐसी ऑफिशियल चीज़ नहीं देखी। और ट्विटर को अब खबर का जरिया नहीं समझना चाहिए। वो ठीक है, अच्छा खिलौना है, लेकिन वो खबर का जरिया नहीं होता हमेशा। लेकिन सो आई डोंट नो दैट। लेकिन जो आपका सवाल है भारत के रद्द अमल पे, देखिए भारत के लिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ यूक्रेन में क्या हो, उनका इस वक्त अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं जो ट्रंप साहब ने पैदा कर दिए हैं उनके लिए, वो इतने गंभीर हैं कि उनके लिए उसकी वजह से रशिया एक और नई अहमियत ले गया। और वो उसकी अहमियत की ऑब्वियस वजह तो तेल है जो वो खरीदते हैं रूस से, लेकिन और अमेरिका चाहता है कि ना खरीदे। लेकिन भारत ये देख रहा था इस मुलाकात की तरफ से कि अगर कोई डील शील आती है तो उसकी वजह से हमारे वो जो 50% हो गए हैं सैंक्शंस या जो टैरिफ सैंक्शंस ही हैं वो शायद कम हो जाए। सो आई थिंक ये जो यूएस इंडिया रिलेशंस हैं उसमें जो रशिया का रोल है दैट इज सेपरेट बट रिलेटेड टू जो यूक्रेन में है। भारत के लिए इस वक्त जो है वो खारजा पॉलिसी का सवाल ये है कि उन्होंने एक तरह से जो अपने तमाम अंडे एक बास्केट में डालने शुरू कर दिए थे, इसका नाम था अमेरिका, के हम अब अमेरिका के जो है ना प्रॉक्सी होंगे इस इलाके में। वो जब अनरेवल हो रहा है तो वो वापस एक तरह से वार्म होना चाह रहे हैं रूस के साथ, क्योंकि चीन के साथ तो इतना ज़्यादा हो नहीं सकते विदाउट ऑल्सो एलिनेटिंग द यूएस। सो भारत के जो खारजा पॉलिसी के मसले हैं वो तो बहुत ही गंभीर हैं और वो आर मच ग्रेटर देन सिंपली के यूक्रेन में क्या फैसला होता है, क्योंकि उनका फैसला ये है कि उनके और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो कहाँ जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बड़ी गर्मजोशी देखी जा रही है। फील्ड मार्शल ने दौरा भी किया अमेरिका का, सदर ट्रंप से मुलाकात भी हुई और फिर दूसरा दौरा भी हमने देखा। इसकी क्या वजह हो सकती है कि हमने देखा कि इतने कम वक्त में 2 दौरे किए? क्या कोई गिव एंड टेक होने वाला है? गिव एंड टेक हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं नजर आता है कि कौन सा ऐसा स्पेसिफिक गिव एंड टेक है कोई बहुत बड़ा मसला। एक तो यह है कि ट्रंप साहब को हमने जो है पाकिस्तान ने जो सबसे बड़ा तोहफा दिया है वो ये दिया है कि एक तरह से उनके पास अब कुछ, जब उनसे कहा जाता है ना या अमेरिका में उनसे लोग पूछते हैं कि तुमने यूक्रेन में भी पीस नहीं आई, फ़लस्तीन में भी हल नहीं हो सका, बाकी भी कुछ तुम्हारी टैरिफ के भी मसले हल नहीं हुए, तो द वन थिंग ही कैन शो इज कि वो हमेशा उसका जवाब देते हैं। इसीलिए वो 30-40 बार अब कह चुके हैं। वो इसलिए नहीं कहते कि पाकिस्तान के बारे में होता है, वो इसलिए कहते हैं कि देखो मैंने ये किया। सो हमने उनको एक तरह से एक जवाब दे दिया ऑफ शोइंग सम सक्सेस इन अ वे। अगर ट्रंप साहब के जहन में इस वक्त उनकी सबसे बड़ी सक्सेस जो है वो इन 2 न्यूक्लियर ममालिक के दरमियान जो एक बड़ी जंग है उसको रोक देना है। सो दैट इज वन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट। दूसरा कॉन्टेक्स्ट जो है वो एक चेंजिंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, जिसमें आप बाकी चीज़ें भी देख लें, चाहे आप उसको ट्रेड कर लें, चाहे आप उसको इंडिया की जो उनकी शिफ्ट आई है उसका एक मलबा कह लें या उसका एक इम्पैक्ट कह लें, तो वो सब सारी चीज़ें भी शामिल हैं। लेकिन अभी भी ट्रेड के हवाले से तो पाकिस्तान इज़ अ फेयरली माइनर पार्टनर। एक उसका मेरे ख्याल में और रीज़न ये है कि चीन और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात जो हैं जो विच विल डिफाइन द वर्ल्ड इन द नेक्स्ट मेनी डेकेड्स, उसमें अब एक नज़र आना शुरू हो गया है अमेरिका को या ट्रंप साहब को कि पाकिस्तान का एक रोल हो सकता है। और आखिरी मेरे ख्याल में ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए द होल वर्ल्ड लव्स अ विनर, जो जीतता है ना उसकी हर एक कदर करता है, और ट्रंप साहब खसूसन जो है ही लव्स विनर्स। तो शायद उनकी जो पॉलिसी इंडिया के बारे में हो रही है और पाकिस्तान के बारे में हो रही है, उस दोनों के पीछे एक मुहर्रिक ये है कि उनकी नज़र में जैसे दुनिया की नज़र में वो जो 3-4 दिन की एयर बैटल हुई उसका विनर पाकिस्तान था। एंड ट्रंप लाइक्स स्ट्रेंथ, ही लाइक्स डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्ट्रेंथ, ही लाइक्स विनर। तो उस हवाले से हमारे पास एक विंडो है। हमारा मेरे ख्याल में जो चैलेंज है या जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि हम इस विंडो को यूज़ करें। ये ना सोच के बैठ जाएं कि जनाब अब हम अमेरिका के फिर से दोस्त हो गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अमेरिकन पॉलिसी में हमें कोई इतनी बड़ी नज़र नहीं आई, हमें अब एक अपॉर्चुनिटी मिली है, उसका हम क्या फ़ायदा उठाते हैं
उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसे यूज़ करते हैं कि अमेरिका की कुर्बत जो है वो हमें चीन से दूरी को ना पुश कर दे, बिकॉज दैट वी कैन नॉट अफोर्ड। तो डॉक्टर साहब, अमेरिका की इतनी मेहरबानियां हैं हमारे ऊपर, तो कुछ ना कुछ तो मुतालबात भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? अव्वल तो इतनी मेहरबानियां हैं नहीं, और मुतालबात ज़रूर होंगे। देखें, अभी तो सिर्फ वो मतलब मुस्कुरा रहा है ना, वहाँ से दूसरी साइड से बैठ के आपसे फ्लर्ट कर रहे हैं। सो ना कोई आपको कोई बहुत बड़ी एड में चेंज आ गई, ना आपको कोई मिलिट्री सपोर्ट में चेंज आ गई, तो अभी तो सिर्फ ये है कि ट्रंप साहब खुश हैं, कम से कम मोगैम्बो नाराज़ नहीं है। लेकिन जो आपने बात की वो बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि वो वी शुड बी केयरफुल, हमें इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना चाहिए, लेकिन इसको घमंड नहीं बना लेना चाहिए। अगर ट्रंप साहब आज आपको मुस्कुरा रहे हैं तो कल वो यकीनन आपसे कुछ मांगेंगे, और जो दो चीज़ें बड़ी नज़र आती हैं जो मांग सकते हैं, वो देना शायद हमारे लिए इतना आसान नहीं है। एक जो है वो उनका जो अब्राहम अकॉर्ड और इजराइल के हवाले से जो पॉलिसी है उसके बारे में कुछ मांग सकते हैं, और दूसरा जो है वो चीन के बारे में कुछ मांग सकते हैं। और ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि ये पाकिस्तान के लिए फंडामेंटल है। अब अगर जो उनकी मांग है वो ट्रेड के हवाले से होती है, वो कॉमर्स के हवाले से होती है, वो दूसरी पॉलिसीज़ के हवाले से हो सकती है, दैट मे बी मोर रीजनेबल। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का जो मंबा है वो वही होना चाहिए जो हमेशा होना चाहिए, विच इज ठीक है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी वही होनी चाहिए जो कि पाकिस्तान हमेशा होती आ रही है। डॉक्टर आदिल नजम साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, भी आपके वक्त का। नाज़रीन, प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुंचा, और अख्तिताम में मैं जिक्र करना चाहूँगा अपने दोस्त सहाफ़ी और निडर इंसान खावर हुसैन का, जिसे आज आहों और सिसकियों के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया है। खावर का काम हमेशा ज़िंदा रहेगा और उसकी यादें हमारे साथ हमेशा ज़िंदा रहेंगी। वाकई की तहकीकात नाज़रीन जारी हैं, देखते हैं कि क्या कुछ सामने आता है। उम्मीद यही करते हैं कि तमाम तर चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी और तहकीकात जो हैं वो मेरिट पर मुकम्मल की जाएंगी। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला खावर हुसैन की मग़फ़िरत फरमाए और उसके लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाए। सैयद रज़ी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।